स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कैसे हैं क्लास 8 के सभी चैंपियन बच्चों? आज की इस सेशन में हम लोग रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर को आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होता है, पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। प्यूबर्टी के दौरान क्या बदलाव आता है मेल और फीमेल के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो क्या होता है सर। फिर हम लोग बात करेंगे बाबू इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड देखेंगे और फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखने वाले हैं। तो टोटल 6 टॉपिक जो है आज की सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द नंबर एंड मेंटेन देयर स्पीसीज इन अ नेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या कह रहा है कि स्पीसीज़ के नंबर को मेंटेन रखने के लिए, उनके संख्या को बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है बाबू रिप्रोडक्शन की, है ना। ये चीज़ हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। फिर कह रहा है मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोड्यूस। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एबल होते हैं किस लिए बाबू, रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अपने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन देयर लाइफ साइकिल। अब देखो क्या कह रहा है, समझना मेरी बात को। ये कह रहा है कि क्या आप पूरे जीवन काल में आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे हम बात करें ह्यूमंस के केस में, तो ह्यूमंस जो है क्या एक बच्चा पैदा हुआ और फिर वो नया बच्चा पैदा कर देगा? नहीं करेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो वो जब 14 to 16 ईयर्स का एज पे पहुंच जाता है ना, प्यूबर्टी वाले एज पे जब वो पहुंच जाता है, तब उसके पास ये एबिलिटी आ जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, समझे। तब उसके पास क्या आ जाता है, एबिलिटी आ जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। अच्छा, फीमेल में वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है लगभग 14 to 15 ईयर्स और मेनोपॉज आता है 50 ईयर्स। तो इस दौरान जो है वो फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकती है। और 50 के बाद वो जन्म नहीं दे सकती है और 14 और या 16 से पहले वो जन्म नहीं दे सकती है। तो एक सर्टेन टाइम तक ही एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है बाबू, अपने लाइफ साइकिल में रिप्रोड्यूस कर सकता है। यही कह रहा था आपका ये लाइन। व्हाट इज एडोलेसेंस? सवाल नंबर पहला, एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस क्या होता है? कह रहा द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज। ये पीरियड ऑफ लाइफ है जहाँ पे क्या होता है, बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। कह रहा पीरियड है वो लाइफ का जहाँ पे बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं, कई सारे चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। उसी को हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं, है ना। वो टाइम पीरियड जहाँ पे हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं और वो बदलाव हमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, हमें कैपेबल बनाता है कि हम रिप्रोडक्शन कर पाएँ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। व्हाट इज प्यूबर्टी? अब प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड इन लाइफ व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है जहाँ पे एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग हो, उसके पास ये क्षमता आ जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए। देखो एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में डिफरेंस समझना। एडोलेसेंस जो है वो जर्नी है, एडोलेसेंस क्या है, जर्नी है। और प्यूबर्टी जो है वो डेस्टिनेशन है। जैसे मान लो तुमको पटना से गया जाना, तो जो जाने का जो समय है वो तुम्हारा एडोलेसेंस है, और जब तुम गया पहुंच गए तो वो क्या है, तुम्हारा प्यूबर्टी है। तो प्यूबर्टी क्या कह रहा है, वो टाइम पीरियड है लाइफ का जहाँ पे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, उनके पास ये क्षमता आ जाता है, यानी कि वो कैपेबल हो जाते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। द चेंज दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एज आर एन इन्फॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल इज रीचिंग प्यूबर्टी। जो बदलाव आते हैं एडोलेसेंस के दौरान वो इंडिकेट करता है, वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अब प्यूबर्टी तक पहुँच रहा है। 10 ईयर्स फॉर गर्ल्स जो है वो लगभग 10 साल की उम्र में, उसमें क्या होता है बाबू, तुम्हारा प्यूबर्टी आ जाता है। और 11 ईयर फॉर बॉयज़, और 11 साल की उम्र में जो है हमारा मेल है वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है, लगभग ऑन एन एवरेज, है ना, ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली। अब चेंजेस एट प्यूबर्टी, क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान? इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहला चेंज क्या आ गया बाबू, हाइट जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। कह रहा सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय में क्या होता है, सडन यानी अचानक से क्या होता है कि हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अचानक से हाइट क्या करता है, इंक्रीज करता है, सडन इंक्रीज होता है हाइट में। फिर कह रहा द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो, आर्म्स और लेग्स जो है वो ग्रो करेंगे फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी।
बहुत तेजी से वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। द स्पर्ट इन फिजिकल ग्रोथ, स्पर्ट का मतलब होता है तेजी से क्या होगा, फिजिकल ग्रोथ होगा। इज मोर एविडेंट इन, ज़्यादातर हमको कौन से पीरियड में देखने को मिलता है, गर्ल्स में 11 से 13 साल के बीच में, और बॉयज़ में हमको 13 से 15 साल के बीच में बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिलता है, बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। चेंजेस इन द हार्ट एंड अल्सो लंग्स, हार्ट में भी बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ लंग्स में भी बदलाव देखने को मिलता है प्यूबर्टी के दौरान। यहाँ तक क्लियर है एकदम। नाउ चेंजेस इन बॉडी शेप में क्या बदलाव आता है, बॉय में पहले देख लेते हैं कि बॉय में क्या चेंजेस आ रहा है भाई। तो लार्जर बोन्स जो है बॉय के वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। मसल्स भी डेवलप करता है, हार्ट का साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है। लंग्स अल्सो डेवलप, है ना, कंपेयर टू गर्ल्स के कंपेयर में लंग्स का भी साइज जो है वो बढ़ जाता है, उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर गर्ल्स की बात करो तो यहाँ पे स्मॉलर बोन होगा, मसल्स भी कम होते हैं। हार्ट की बात करें तो साइज जो है थोड़ा कम होता है। लंग्स कंपेयर टू बॉयज़ जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ब्रॉडर शोल्डर एंड नैरो हिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडर शोल्डर एंड नैरो हिप्स मतलब क्या हुआ इसका। बॉय की बात करें तो बॉय का जो शोल्डर है, ये देख रहे हो, ये शोल्डर इसको कहा जाता है। तो बॉय का जो शोल्डर है तुम्हारा, ये क्या होता है, ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। और हिप्स जो होते हैं बॉय में, वो क्या होता है बाबू, नैरो होता है, कम होता है। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें, तो ये अपोजिट हो जाएगा। गर्ल्स में क्या होता है, शोल्डर ही कम होता है और हिप्स जो है वो ज़्यादा होता है। तो कर्वेशियस बॉडी होता है बाबू एंड ब्रॉडर हिप्स जो है वो ब्रॉडर होगा और शोल्डर जो है वो कम होगा, ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स का मतलब क्या होता है, हमारे कमर के पास क्या होता है, जो बोन्स होता है उसे हम लोग पेल्विक बोन्स कहते हैं। वो पेल्विक बोन्स गर्ल्स में ज़्यादा लार्ज हो जाता है ना, इन लार्ज हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उनका जो हिप्स है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और जो शोल्डर है वो थोड़ा कम रहता है। और मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, हिप्स जो है वो तुम्हारा नैरो होता है और शोल्डर जो है वो ब्रॉड होता है। चेंजेस इन वॉइस में क्या चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, आवाज़ में भी बदलाव आता है ना। छोटा बच्चा का आवाज़ कुछ और रहेगा, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगा तो उसका आवाज़ जो है कुछ और हो जाता है, मतलब थोड़ा भारी टाइप का हो जाता है। तो लैरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को हम लोग और क्या कहते हैं, तो वॉइस बॉक्स कहते हैं। इज प्रेजेंट इन थ्रोट, कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ ट्यूब शेप पीस ऑफ कार्टिलेज विच गिव्स यू योर पिच ऑफ वॉइस। ये कैसा होता है बाबू, ट्यूब शेप्ड होता है। कैसा होता है, ट्यूब शेप्ड पीस होता है। और ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन का होता है। किसका होता है, सॉफ्ट बोन का होता है। विच गिव्स यू योर पिच ऑफ वॉइस, जो कि तुमको क्या देता है बाबू, पिच में हेल्प करता है ना, वॉइस का पिच जो है उसको बढ़ाता है। बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनमें हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। बिफोर प्यूबर्टी में क्या कह रहा है, स्मॉल लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्ट एंड थिन। लैरिंग्स जो है वो स्मॉल होता है, वोकल कॉर्ड्स जो है वो छोटा होता है और साथ ही साथ थिन होता है, और हाई पिच वॉइस। अब देखो घर में जब छोटा बच्चा चिल्लाता है तो बाप रे कितना, मतलब पिच बहुत ज़्यादा हाई होता है उसका, है ना। तो बिफोर प्यूबर्टी जो पिच है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और लैरिंग्स जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। वोकल कॉर्ड्स जो है शॉर्ट होता है और थिन होता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी के बाद की बात करें तो लैरिंग्स जो है वो बड़ा हो जाएगा एंड वोकल कॉर्ड्स लेंथन एंड थिकन, और वोकल कॉर्ड्स भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। डीपर थिक वॉइस, और जो आवाज़ है वो थोड़ा भारी हो जाएगा। समझ में आ बात, कैसा हो जाएगा, भारी। अब कोई बच्चा पूछा के किलो का चेंजेस इन वॉइस, है ना, चेंजेस इन वॉइस। लैरिंग्स ग्रो मोर इन बॉयज, लैरिंग्स जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है बॉयज़ में। हेंस बॉयज शो एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ द नेक। इसका मतलब ये है कि बॉयज़ जो है वो शो करता है क्या, इन फ्रंट ऑफ नेक, यानी अपने नेक के फ्रंट में एडम्स एप्पल। अब देखो होता क्या, लैरिंग्स जो है बॉयज़ में वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ हमको थोड़ा ज़्यादा इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ज़्यादा बड़ा साइज का देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एडम्स एप्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से डायरेक्ट आता है कि एडम्स एप्पल हम लोग किसे कहते हैं। तो एडम्स एप्पल हम लोग कहते हैं बाबू लैरिंग्स को। किसको कहते हैं, लैरिंग्स को। अच्छा, लैरिंग्स को और क्या कहते हैं, तो वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा साउंड बॉक्स, तो साउंड बॉक्स नहीं लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है बोलो, वॉइस बॉक्स लगाना है। क्या लगाना है भाई, वॉइस बॉक्स। तो लैरिंग्स जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है किसमें, बॉयज़ में। और बॉय में क्या देखने को मिलता है, एडम्स एप्पल देखने को मिलता है इन फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट में, याद रखना। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, स्वीट और सेबेसियस ग्लैंड जो है हमारे, उनके एक्टिविटी भी क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। द स्वीट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डेवलप फुल्ली ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड देयर इज एन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वीट्स। ये पूरे तरीके से प्यूबर्टी के टाइम में क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है और क्या करता है, सिक्रीशन को बढ़ा देता है। पसीना का जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा देता है। स्वेट मतलब होता है पसीना, पसीने के सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज योर स्वेट ग्लैंड्स। क्या है बाबू, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना का ग्रंथि। अच्छा, ग्लैंड्स का मतलब क्लियर है,
ग्लैंड्स का मतलब होता है कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता हो, किसी चीज़ को निकालता हो, किसी चीज़ को सिक्रीट करता हो, उसी को हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्लैंड्स कहते हैं। और ग्लैंड्स को हिंदी में हम लोग ग्रंथि कहते हैं, याद रखना। Now, acne and pimples are common among adolescents due to increased population of production of sebum from the sebaceous glands। अब क्या कह रहा है? एक्नी और पिंपल जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एडोलेसेंस वाले टाइम में। अब बहुत ज़्यादा बच्चे लोग या फिर जो यंग एज के रहते हैं, वो टीनेजर्स जिसे कहते हैं ना, वो लोग क्या करता है, भैया हो गया, ऐसे ऐसे करके नोचते रहेगा। अरे नहीं नोचोगे तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्नी और पिंपल्स जो है वो कॉमन है, ज़्यादा घबराना नहीं है। अब बहुत कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, परेशान है, वो साबुन, वो शैम्पू, मतलब गजब ही हाल है। तो करना क्या है कि ये चीज़ कॉमन है, तुमको सोचना है अरे यार इस एज में तो हो गई, बस तुमको टच उच नहीं करना, अपना नॉर्मल एक अच्छा सा फेस वॉश ले लो और उसको यूज़ करते रहो, ठीक है। तो एक्नी और पिंपल जो है वो कॉमन है, होता है एडोलेसेंस वाले टाइम में। क्यों होता है बाबू? क्योंकि क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ सेबम। सेबम क्या है? एक लिक्विड है फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड से सेबम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से एक्नी और पिंपल्स ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जिसमें ज़्यादा सेबम निकलेगा उसमें ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स, और जिसमें कम प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कम। अब द एडोलेसेंस पीरियड इज, सवाल नंबर 1, एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है? 14 to 20 ईयर्स, 10 to 18 ईयर्स, 11 to 19 ईयर्स, या नन ऑफ दिस। बेस्ट हो जाएगा हमारा 11 to 19 ईयर्स। 11 to 19 ईयर्स हमारा जो है वो क्या होता है? एडोलेसेंस पीरियड होता है। सवाल नंबर 2, जल्दी से बताओ भाई, क्या होगा सवाल नंबर 2 का आंसर? लैरिंग्स इज कॉल्ड, लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? म्यूजिक बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहते हैं, या फिर साउंड बॉक्स कहते हैं? बताओ जल्दी। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं भाई। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है प्यूबर्टी के दौरान। द सेक्स ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड गर्ल्स स्टार्ट डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? सेक्स ऑर्गन जो है बॉयज़ का और गर्ल्स का वो क्या करता है बाबू? स्टार्ट कर देता है, यानी कि शुरू हो जाता है डेवलप होना। बॉय और गर्ल की बात करें तो बॉय में क्या कह रहा है? टेस्टिस इन बॉय मैच्योर, बॉय में जो टेस्टिस है वो मैच्योर कर जाता है और स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूसिंग सीमेन, और सीमेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सीमेन क्या होता है पता है? सीमेन क्या होता है? सीमेन इक्वल टू तुम्हारा होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ये सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनके सिक्रीशन मिलके आपस में सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर तुम्हारा क्या कहलाता है? सीमेन। और जो इजैकुलेशन के दौरान निकलता है, यानी कि जो मेल के पेरिस से निकलता है बाहर, वो सीमेन होता है, स्पर्म नहीं होता है। सीमेन के अंदर फिर वो क्या होता है? स्पर्म होता है। और एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। यस, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अच्छा, गर्ल्स की बात करें तो ओवरीज जो है इनलार्ज हो जाएगा, ओवरीज का साइज बढ़ेगा एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ओवा, और वो क्या कर देगी बाबू? ओवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है यहाँ तक एकदम? चेंजेस इन हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस में क्या चेंज आएगा? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या है बाबू? हार्मोन्स तुम्हारा एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस या फिर सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोड्यूस या फिर सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, बॉय में हमारे पास क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से। और गर्ल्स की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो निकलता है ओवरीज से। हेल्प करता है किसमें? मैचुरेशन ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स के मैचुरेशन में। गोनैड्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के मैचुरेशन में ये क्या करता है? मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब क्या कह रहा है? जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है और ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसके कंट्रोल में होता है कि टेस्टिस से कितना टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, कब निकलेगा, और ओवरी से एस्ट्रोजन कितना निकलेगा और कब निकलेगा। ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आ चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो कंट्रोल करता है। हाउ पिट्यूटरी रेगुलेट्स रिलीज सेक्स हार्मोन।
है ना, क्या कह रहा है, पिट्यूटरी जो है वो कैसे रेगुलेट्स करता है सेक्स हार्मोन के रिलीज को। कह रहा है हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। अब होता क्या है, देखो समझना यहाँ पे, ये मेरे पास वही क्या है, हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी। ये क्या है बाबू, ये है पिट्यूटरी, ठीक है। और ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पता है क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। भूख, प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप यानी कि हाइपोथैलेमस। जो हमें भूख लगता है, जो हमें प्यास लगता है, और जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, उन सब को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो कि हमारा क्या है, ब्रेन का पार्ट है। और हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ हैंग करता हुआ यानी लटकता हुआ एक ग्लैंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये है हमारा बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगा, ये अपने हार्मोन को निकालेगा। ये क्या निकालेगा, अपने हार्मोन को निकालेगा, है ना। कौन हार्मोन को निकालेगा तुम लोग को पढ़ना नहीं है। और ये हार्मोन जो है वो क्या करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा, मेल में स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल भेजेगा, भाई निकालो, भाई निकालो। और ये जो टेस्टिस है वो क्या निकालेगा, टेस्टोस्टेरॉन निकालेगा, टेस्टोस्टेरॉन निकालेगा। और इसी तरह ये इससे ही निकलेगा बाबू हार्मोन, जो वो क्या करेगा, ओवरीज जो है हमारे पास, उसको भी क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, बहन निकालो, है ना। क्या बोलेगा, बहन निकालो। और ये ओवरीज जो है वो क्या निकालेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। इस तरह से ये कंट्रोल करता है। तो कह रहा है हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। हार्मोन जो है पिट्यूटरी का वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को और ओवरीज को, किस लिए, ताकि वो रिलीज कर पाए टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल, और जो फीमेल है वो क्या रिलीज कर पाए, एस्ट्रोजन। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइड। रिलीज कहाँ करता है, ब्लड स्ट्रीम में करता है। देखो इंडोक्राइन का जो भी सिक्रीशन होगा वो ब्लड्स में ही निकलता है, तो ये ब्लड्स में क्या करेगा, रिलीज करेगा, और फिर टारगेट साइट तक, मतलब जहाँ जहाँ जाना है वहाँ ये पहुँचेगा। स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये स्टिमुलेट जो है वो क्या करता है, प्यूबर्टी के दौरान चेंज लाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बॉय की बात करें तो अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर। प्यूबिक हेयर का मतलब क्या होता है भाई, जहाँ पे हमारे पास सेक्स ऑर्गन हमारे जो प्रेजेंट होते हैं उसके अराउंड जो हेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। और जो हमारे फेस पे जो हेयर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग फेशियल हेयर कहते हैं। तो ये प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर जो है वो कब होता है बाबू, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और ये कब होता है, ये होता है तुम्हारा प्यूबर्टी के दौरान, है ना। ये कब होता है, प्यूबर्टी के दौरान। गर्ल्स में बात करूँ तो अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, गर्ल्स में जो है फेशियल हेयर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन प्यूबिक हेयर होता है। ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपमेंट, और ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। नोट में कह रहा है कि बॉडी हेयर अल्सो सोन इन बोथ मेल एंड फीमेल। बॉडी हेयर जो है वो मेल में भी देखने को मिलेगा और फीमेल में भी देखने को मिलेगा। द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्टिव फेज जो है ह्यूमन बींग्स में उसके ऊपर बात करते हैं। इन फीमेल्स द ओवरीज बिकम एक्टिव व्हेन द गर्ल्स रीच प्यूबर्टी, दैट इज बिटवीन 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज। फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी जो है वो हमारा कब एक्टिव हो जाता है, 11 से 13 ईयर्स ऑफ एज के टाइम। वन ओवम इज वन ऑफ द ओवरीज बिकम मैच्योर वंस इन अबाउट 28 डेज। अब क्या होता है, हमारे पास 2 ओवरीज होता है, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन एनिमल में, हमारे पास 2 ओवरी होता है। हर एक ओवरी 28 दिन में एक ओवम तैयार करता है, और 14th डे मतलब 14वें दिन वो क्या करता है, रिलीज कर देता है ओवम को। समझे ना बात, रिलीज क्या करता है, ओवम को रिलीज कर देता है। तो हर ओवरी हर मंथ एक ओवम को रिलीज करता है। 2 ओवरी है, मान लो जनवरी में इस वाले ने किया तो फरवरी में ये करेगा, मार्च में इसने किया है तो अप्रैल में ये करेगा। इस तरह से जो है इसका मामला चलता है। तो एक ओवरी जो है एक ओवम को एवरी मंथ क्या करता है, रिलीज करता है। इफ फर्टिलाइज इट डेवलप्स एंड रीच द यूट्रस। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि स्पर्म आ गया, है ना, तो क्या करेगा बाबू, ये डेवलप होगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, ये डेवलप होगा, मतलब कि स्पर्म और जो तुम्हारा ओवम है वो आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप करेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा वो यूट्रस की तरफ जाकर आराम करेगा। ठीक है। तो इफ फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये वो है, जो है वो कहाँ पहुँचेगा, रीच करेगा यूट्रस की तरफ। यूट्रस इज मस्कुलर एंड इलास्टिक एंड कैन ग्रो मेनी टाइम्स इट्स साइज व्हेन द फीटस डेवलप इनसाइड इट। यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब समझना, 5 रुपये का गुब्बारा देखो, वो क्या होता है, इतना बड़ा होता है ना। लेकिन जब उसको हम लोग क्या करते हैं, हवा देते हैं, तो वो क्या करता है, पूरे तरीके से बड़ा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा भाई, क्योंकि वो इलास्टिक होता है।
इसी तरह जो हमारा यूट्रस है वो बहुत छोटा होता है, इतना इतना, बस इतना ही बड़ा होता है। तो ये जो यूट्रस है वो यूट्रस के अंदर इतना बड़ा बच्चा कैसे रह रहा है? क्योंकि यूट्रस जो है वो मस्कुलर है, यानी कि उसमें मास ज़्यादा पाया जाता है, और साथ ही साथ वो इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। समझ में आया बात? Before the embryo enters the uterus prepare itself to receive it by forming a thick lining of blood vessels. अब होता है क्या है बाबू, कि जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचने वाला हो, मतलब ऐसे समझो कि महाराज जो हैं वो पहुंचने वाले हैं यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस में करना होगा पहले तैयारी। समझ आया बात? यूट्रस में क्या करना होगा? पहले तैयारी। तो पहले प्रिपरेशन होता है। क्या होता है? प्रिपरेशन। जो यूट्रस का जो दीवार है वो पूरे तरीके से क्या करता है? ब्लड वेसल से लाइनिंग बना लेता है, पूरा गद्दा बना लेता है, कि जो वो बच्चा आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? आराम कराएंगे, है ना। तो क्या कह रहा है? बिफोर द एम्ब्रियो एंटर्स द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, यूट्रस जो है वो तैयार कर लेता है अपने आप को, टू रिसीव इट्स बाय फॉर्मिंग अ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बना लेता है। इफ फर्टिलाइजेशन डस नॉट अकर, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, यानी कि महाराज आते ही नहीं है, तो महाराज अगर नहीं आते हैं तो द एग डिसइंटीग्रेट, एग जो है वो महारानी जो है वो तरफ के मर जाएंगी, एंड द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज अ सेड ऑफ, और जो तैयारी हुआ था उन लोगों के लिए वो भी तैयारी जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो इज टर्म एज मेंस्ट्रुएशन विच लास्ट 3 से 6 दिन। क्या कह रहा है? जो तैयारी हुआ था, यानी कि ब्लड वेसल्स का पूरा गद्दा उद्दा बना था, वो ब्लड वेसल्स अब टूटेगा तो बाहर आएगा, जिसे हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और हर मंथ फीमेल में 3 से 6 दिन तक ये चलता है। अब बात करते हैं मिनार्क और मेनोपॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आने का चांस है। मिनार्क और मेनोपॉज। मिनार्क क्या होता है? जब पहली बार फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसे हम लोग एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मिनार्क कहा जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज। अच्छा, वीडियो गेम खेलो, वीडियो गेम याद करने का तरीका सुनो। वीडियो गेम खेलो, वीडियो गेम में गेम रोकना हो तो क्या करते हो? पॉज बटन टिपते हो, है ना। तो मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप, और मिनार्क यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट। तो मिनार्क क्या कह रहा है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी टर्म मिनार्क। जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो है ना, जो कि प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट हो रहा है, उसी को हम लोग मिनार्क कह रहे हैं। और मेनोपॉज क्या होता है? साइकिल स्टॉप व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब क्या होता है बाबू? स्टॉप हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, व्हेन मेंस्ट्रुअल, उसके बाद साइकिल स्टॉप बाद में आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिनार्क कहते हैं। क्या यहाँ तक एकदम ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट है? ना ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है हमारा एंडोक्राइन और एक होता है हमारा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें बाबू, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करता है? सिक्रीट करता है प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड्स। वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है? डायरेक्टली ब्लड में क्या कर देता है? सिक्रीट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है? ये मान लो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसको अगर सिक्रीशन करना है, ये डायरेक्टली ऐसे करके अपने ब्लड्स में सिक्रीशन को निकाल देगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक ग्लैंड है वो पाइप के थ्रू ऐसे अपने सिक्रीशन को इधर से इधर ले जाए, है ना, डक्ट के थ्रू ले जाए। तो इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या कह रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंस इनटू अ डक्टल सिस्टम। वो अपने सब्सटेंस को डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, और ये जो है ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रीशन को, मतलब जो चीज़ वो निकालता है वो डायरेक्टली ब्लड में निकालता है, और ये क्या करता है? डक्ट के थ्रू निकालता है। समझ में आ बात? एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हो तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हैं उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। फिर से सुनो, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर किसी काम को करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ऐसा थोड़ी कि एक ही दो पीस हमारे पास है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो आपस में मिलकर ये जो फंक्शन कर रहे हैं उसी को हमने क्या कहा? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारे ग्लैंड्स आते हैं, सारे ग्लैंड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या कह रहा था? एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन। ये क्या करता है भाई? ये निकालता है हार्मोन। किसको रिलीज करता है? ये हार्मोन को रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे डक्ट उट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे पाइप कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो है वो सिक्रीशन को निकाल देगा। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम किसको किसको कंट्रोल करता है भाई? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को करता है, डेवलपमेंट को करता है, और जो प्यूबर्टी
के टाइम, है ना, प्यूबर्टी जो हो रहा है हमारा बॉडी में, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को करता है, डेवलपमेंट को करता है, और साथ ही साथ प्यूबर्टी ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्यूबर्टी को भी कंट्रोल करता है कौन? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है एकदम? द इंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि द मेजर ग्लैंड दैट मेक अप द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं भाई? तो यहाँ पे हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, पीनियल ग्लैंड्स है, थाइमस है, पैनक्रियाज है और ओवरी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पैनक्रियाज तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है और पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू जाता है, तो इसीलिए मैंने बताया कि पैनक्रियाज जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियास क्या बाबू? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब वैसा ग्लैंड जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता हो और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता हो, वैसे ग्लैंड्स को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो पैनक्रियास जो है वो हमारा वो क्या है बाबू? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब कि वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता हो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता हो, मतलब वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में भी निकालता हो और अपनी सिक्रीशन को पाइप के थ्रू भी निकालता हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो याद रखना पैनक्रियास जो है हमारा वो क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। क्लियर है? ना बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है? इसे हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस कह रहा वन ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय दिस ग्लैंड इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है भैया? तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। डेट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि रेगुलेट्स करता है, कंट्रोल करता है किसको? बॉडी के डेवलपमेंट को। यहाँ पे देखो ये ग्रोथ हो रहा है ना, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा बदमाश बच्चा में कन्वर्ट हो गया। तो बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? अब देखो बहुत सारा यहाँ पे ये होता है, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। पब्लिक क्या बोलता है, समाज में क्या है? थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। अरे भैया थायराइड आपके पास पहले से प्रेजेंट है, उसका सिक्रीशन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? समझ में बात? थायराइड आपके पास पहले से प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड आपके पास पहले से प्रेजेंट है, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, जितना ह्यूमन बींग्स है सबके पास है। उसका सिक्रीशन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। उसका सिक्रीशन क्या होता है सर? उसका सिक्रीशन होता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड में क्या कर रहा था? ग्लैंड रिलीज थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है भाई? थायरॉक्सिन रिलीज करता है। रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन। ये किसको रेगुलेट करता है, किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है तुम्हारे मेटाबॉलिक रेट को। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है, अभी हमने जो मेटाबॉलिज्म पढ़ा, अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में चल रहे हैं, उन सबको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उनका क्या स्पीड होगा, उनका क्या स्पीड होगा होने का, उसे हम लोग मेटाबॉलिक रेट कह रहे हैं। उसमें से एक रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का क्या स्पीड है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का क्या स्पीड है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिक रेट कह रहे हैं। इफ इनफ थायरॉक्सिन इज नॉट रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड, अगर इनफ थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड के द्वारा नहीं निकलता है तो आपको ग्वाइटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ग्वाइटर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, और ये है हमारा प्यारा सा थायराइड ग्लैंड्स। अब देखो क्या कह रहा है, थायराइड ग्लैंड स्वेल्स अप एंड काउज अ बल्ज इन द नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है? स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, और नेक रीजन में क्या हो जाता है? बल्ज आ जाता है। दिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ये काहे होता है भैया? ये आयोडीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से। मतलब एक सवाल ये भी बनता है सर कि ग्वाइटर जो है वो आयोडीन के कमी से होता है ना? ग्वाइटर जो है वो किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। तो याद रखना, ये डायरेक्ट सवाल आता है कि ग्वाइटर किसके वजह से होगा? आयोडीन की वजह से। देखो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है वो थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो निकालता है, थायराइड जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालता है, तो वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन अगर निकलना कम हो जाएगा, अगर इनफ नहीं निकलेगा जितना चाहिए, तो उसके वजह से क्या होगा? ग्वाइटर होगा। और ये किस वजह से नहीं निकलता है पूरे तरीके से? थायरॉक्सिन जो है वो क्यों कम हो जाता है? थायरॉक्सिन कम हो जाता है आयोडीन के वजह से। किसके वजह से? आयोडीन के वजह से। तो मतलब आयोडीन जो है उसके कमी से क्या हो सकता है? ग्वाइटर हो सकता है।
क्या हो सकता है? ग्वाइटर। याद रखना, डायरेक्ट सवाल आएगा। आयोडीन की डिफिशियंसी से डाइट में क्या होता है? ग्वाइटर हो सकता है। ना बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होता है? एड मतलब होता है बाबू, एड मतलब होता है नेयर, आसान भाषा में समझा देते हैं ना। रीनल मतलब होता है किडनी। रीनल मतलब क्या होता है? किडनी, ठीक है। रीनल मतलब क्या होता है? किडनी, और एड मतलब नियर। इससे ये पता चल रहा है ये जो ग्लैंड्स होगा सर वो नियर द किडनी होगा, मतलब किडनी के आसपास होगा, और वो महाराज मुकुट पहन के किडनी के ऊपर बैठे रहते हैं। ये देखो, ये है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है? द एड्रीनल ग्लैंड्स आर टाइनी ऑर्गन दैट आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर क्या होता है? ये बैठा रहता है महाराज की तरह, है ना, एड्रीनल ग्लैंड्स। दे रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट्स द मिनरल लेवल इन ब्लड्स। ये क्या निकालता है? ये जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है बाबू? एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है मिनरल लेवल्स इन ब्लड्स में मिनरल लेवल्स को। दे सीक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन एंड आल्सो कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये हार्मोन निकलता है। लेट्स सपोज तुम कहीं जा रहे थे और अपने फ्लोर से नीचे की तरफ उतर रहे थे लिफ्ट से, और सडन लिफ्ट जो है वो बंद हो जाता है ना, लाइट कट गया या फिर किसी भी वजह से लिफ्ट है वो बंद हो गया, तो वहाँ पे तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे कंडीशन में ये एड्रेनलिन निकलता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। समझ आया बात? दूसरा, तुम कहीं जा रहे थे जंगल में, पेड़ थे तोड़ के तुम क्या करने? फल खाने, जंगली फल, जिससे तुम्हारा मौत होता है ना। तो उससे क्या होगा? वहाँ गए और तुमको मुलाकात हो गया शेर से। अब शेर से देखते के साथ तुम हड़क गए, वहाँ पे तुम्हारा सडन इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ गया। तो उस समय में क्या निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड निकलता है। एड्रीनल ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, उसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनलिन को, है ना। जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन पे निकलता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में निकलता है। क्लियर है यार बात? ना बात करते हैं पैनक्रियाज के ऊपर। पैनक्रियाज वही पैनक्रियाज जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड था। क्या था बाबू? जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड था, वही पैनक्रियाज के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है दीज ग्लैंड रिलीज हार्मोन इंसुलिन। ये जो ग्लैंड है वो क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है, विच लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि कम कर देता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़, जो पर्सन सफ़र करते हैं डायबिटीज़ से, उन्हें हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। समझना अच्छे से। कह रहा था ग्लैंड रिलीज हार्मोन, ये वैसा ग्लैंड है जो कि रिलीज करता है एक हार्मोन को जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन का कमी होगा बॉडी में तो उस पेशेंट को, उस आदमी को, उसको क्या हो जाएगा भाई? डायबिटीज़ हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। तो उसके डायबिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन का क्या देते हैं? उसे इंजेक्शन देते हैं। और ये है हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर होगा कि ग्लैंड जो कि रिलीज करता है इंसुलिन विच लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या कर देता है बाबू? ये अगर इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड का में जो ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या करता है? इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को क्या किया रहता है? ब्लड में कम किया रहता है ना। ब्लड लेवल को क्या किया रहता है? कम किया रहता है। ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको, जो इंसुलिन है वो क्या किया रहता है? कम किया रहता है। समझ आया बात? देखो यहाँ पे अच्छे से समझना। ये मेरे पास इंसुलिन है, ये क्या है? इंसुलिन है। ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम किए रहता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या किया रहता है? कम किया रहता है। अब ये इंसुलिन नहीं निकलेगा, अगर ये इंसुलिन नहीं निकलेगा, निकलना बंद कर दिए, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने को ही तो हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। तो हमको क्या करना होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए हमको क्या करना होगा? बाहर से इंसुलिन देना होगा। तो फिर हम बाहर से क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा सा हो जाता है वैसे। ना क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन हार्मोन? एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टीज, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायरॉइड ग्लैंड? नाम से पता चल रहा है थायरॉइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड। मेल सेक्स हार्मोन जो है
वो कौन सा है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन? सर वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट। मेंस्ट्रुएशन जो है वो तुम्हारा कितने दिनों में होता है? 28 से 30 दिन, 25 से 30, 45 से 50। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट नन ऑफ दीज में जाएगा। ये आपका 3 से 6 दिन तक का होता है, 3 से 6 डेज। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलता है तुम्हारा 28 प्लस माइनस 2 डेज का। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है 28 प्लस माइनस 2 डेज का। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे अलग अलग फेज़ आते हैं। आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल फेज़ आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज़ आएगा, ओवुलेटरी फेज़ आएगा, सेक्रेटरी फेज़ आएगा। तो अलग अलग फेजेस आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो कितना दिन का होता है? 3 से 6 दिन का होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या जाएगा? नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गोनैड्स? बताओ इसमें से मेल गोनैड्स कौन है भाई? मेल सेक्स हार्मोन कौन है? सॉरी, मेल सेक्स ऑर्गन। अरे यार आज क्या हो गया है, बहुत टंग स्लिप कर रहा है। मेल सेक्स ऑर्गन कौन है ना? मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? गर्मी की वजह से हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैन भी नहीं है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गोनैड्स। इसमें से बताइए मेल गोनैड्स कौन है, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? मोस्टेक, टेस्टिस, चेस्ट या फिर हेयर? तो भैया हमारा टेस्टिस जो है वो क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर। थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन या फिर ब्रोमीन? अभी मैंने बताया कि थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन के लिए। किसकी होती है बाबू? आयोडीन की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सब बन रहा है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताना इसका आंसर। पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग। पैनक्रियाज किसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी फैट मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन करता है? पैनक्रियाज। कैसे मेंटेन करता है? बाय द हेल्प ऑफ रिलीजिंग इंसुलिन। इंसुलिन निकाल कर ये क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? डिटरमाइन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड का हम लोग क्या करने वाले हैं? सेक्स को डिटरमाइन करने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डिप्लॉयड सेल में 46 होता है, एक्सेप्ट गैमेट, यानी गैमेट को छोड़ के, क्योंकि उसमें 23 होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। आउट ऑफ विच 44 क्रोमोसोम आर ऑटोसोम। 46 में से 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम होते हैं, और बचे हुए जो 2 क्रोमोसोम है वो तुम्हारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको प्यारा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। मेल की बात करें तो 44 प्लस XY होता है, और फीमेल की बात करें तो 44 प्लस XX होता है। यहाँ पे हमारे पास स्पर्म है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा भाई? क्रोमोसोम का नंबर इसमें 23। और यहाँ पे हमारे पास ओवम है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 23। बिकॉज दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? दोनों के दोनों हमारे गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। कह रहे द गैमेट्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ सेल्स अकरिंग एल्सवेयर इन द बॉडी। गैमेट्स जो है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब समझना, क्रोमोसोम जो है वो टोटल कितना था हमारे पास? पहले ये बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम जो है वो टोटल हमारे पास था 46। क्लियर है? कितना था टोटल बाबू? 46 है ना। क्रोमोसोम टोटल हमारे पास 46 था। अब बात करते हैं, इधर मेल है और इधर हमारे पास फीमेल है। मेल जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है? स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट। और फीमेल जो है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं बाबू? फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ओवा, यानी कि फीमेल गैमेट्स। स्पर्म जो होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर 23, और ओवा जो होता है उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 23। यहाँ पे तुम्हारा 22 प्लस Y आता है, और यहाँ पे तुम्हारा 22 प्लस X आता है। क्लियर है बात? इस तरह से तुम्हारा कितना हो गया? 23 हो गया, और इधर भी इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया? 23 हो गया। अब यहाँ से अगर देखो, मेल जो है वो हमेशा क्या देगा? Y देगा, और फीमेल जो है वो क्या देगी? X देगी। क्लियर है? फीमेल जो है वो क्या देगी? Y देगी, X देगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास Y और X आएगा, यानी XY आएगा, तो जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा बाबू? मेल बनेगा। क्लियर है? जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा? मेल। लेकिन अगर
अगर हम बात करें, देखो जगह नहीं है, इधर देखते हैं। अगर क्या होगा, इसके पास क्या था, क्रोमोसोम का नंबर बात करें तो मेल के पास क्या होता है, मेल के पास एक्स और वाई दोनों होता है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक्स और एक्स होता है। मतलब दोनों कंडीशन में फीमेल जो है एक्स ही क्रोमोसोम देगी, और मेल जो है कभी एक्स दे सकता है कभी वाई देता है। अगर मेल एक्स देता है तो एक्स और एक्स मिलेगा जब, तो जो न्यू यंग वंस बनेगा वो क्या बनेगा, फीमेल, वो क्या बनेगी, फीमेल। और अगर मेल वाई देता है, और फीमेल तो हमेशा एक्स ही देगी, तो वाई और एक्स दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, वाई और एक्स दोनों मिलकर क्या बना लेगा, तुम्हारा मेल बना लेगा, एक्स वाई, है ना। तो एक्स वाई अगर सेक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल, और तुम्हारा सॉरी एक्स वाई होगा तो तुम्हारा मेल, और एक्स एक्स होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो कह रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान, इफ एन एग फ्यूज विथ 22 प्लस वाई स्पर्म, अगर एक एग जो है फ्यूज करता है 22 प्लस वाई स्पर्म के साथ, तो जो न्यू यंग वंस बनेगा यानी रिजल्टेंट जाइगोट जो डेवलप होगा वो मेल चाइल्ड होगा। क्या होगा बाबू, मेल चाइल्ड होगा। फादर या मेल डिसाइड करेगा कि न्यू बॉर्न बेबी जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इस बात को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर या फिर मेल ये बात को डिसाइड करेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, है ना, फीमेल होगी, मेल होगा या फिर फीमेल होगी। इस बात को कौन डिसाइड करेगा, इस बात को डिसाइड करेगा फादर या फिर मेल। नाउ बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ इंक्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एंड एडोलेसेंस जो था वो क्या था हमारा, वो टाइम था जहाँ पे ग्रोथ हो रहा था और बॉडी में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। ड्यूरिंग विच अ ग्रेटर नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स विद अ चेंज इन फूड हैबिट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और ये भी ज़रूरत होती है कि हम अपने फूड हैबिट्स को चेंज करें। क्योंकि हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहे थे, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ खा रहे थे ना, जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो अब हमको क्या करना है, एडोलेसेंस के दौरान एक अच्छा डाइट लेना है, फूड हैबिट्स में हमको चेंज करना है, फूड हैबिट्स में हमको बदलाव लाना है। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस, कह रहा है पुअर न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंस कैन हैव एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंस इन एडल्टहुड। अगर आप एडोलेसेंस के दौरान अच्छा डाइट नहीं लेते तो आपको इसका नतीजा मतलब भुगतना पड़ेगा जवानी में। मतलब जब आप थोड़ा एडल्टहुड में चल जाएंगे उस वक्त आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, अगर आप एडोलेसेंस के टाइम में अच्छा डाइट नहीं लेते हैं तो। ओबेसिटी एंड एक्सेसिव फैट इनटेक इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एन ओवरवेट अडल्ट। और साथ ही साथ अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ओबेसिटी हो जाएगा, ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाएगा। देखो ये क्या हाल कर लिया अपना। Also puts the individual at risk for cardiovascular disease and other health problem। अब ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो हार्ट का भी प्रॉब्लम होगा भैया, है ना, हार्ट में भी प्रॉब्लम होगा। A diet heavily dependent on fast food result in, एक वैसा ऑर्गेनिज्म, एक वैसा इंसान जिसका डाइट जो है पूरे तरीके से फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड है, उसके साथ क्या क्या होगा, डिक्रीज एनर्जी इनटेक, उसे एनर्जी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, है ना, सुस्तियाया रहेगा। एक्सेस फैट, फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी होगी। राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, फाइबर एक्सेट्रा, इन सब का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर राइबोफ्लेविन क्या होता है, तो बाबू विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। इज़ वन ऑफ B8, 8 भी नहीं होगा, B8 vitamins। All B vitamins help to body to convert food carbohydrate into the fuel glucose which is used to produce energy। अब देखो विटामिन B2 जो है हमारे पास, जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये वैसा विटामिन है जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में, क्योंकि ग्लूकोज ही हमको क्या करता है, ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है। तो अगर राइबोफ्लेविन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है हम खाएंगे, जो भात खाएंगे, है ना, चावल खाएंगे, तो वो तुम्हारा ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। समझ में बात। तो राइबोफ्लेविन का कमी से हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, याद रखना। तो ये क्या करता है, ये बहुत एसेंशियल है बाबू। फॉलिक एसिड इज अ बी विटामिन, इट हेल्प्स द बॉडी मेक हेल्दी न्यू सेल्स। फॉलिक एसिड जो है बाबू वो भी तुम्हारा क्या है, बी विटामिन है, विटामिन बी है। बॉडी को क्या करता है, इट हेल्प्स द विटामिन मेक हेल्दी न्यू सेल्स, नए सेल्स को हेल्दी बनाने में काम करता है। एवरीवन नीड फॉलिक एसिड फॉर वुमेन हु मे गेट प्रेग्नेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। कह रहा वैसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट होती है उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड का। इन बॉडी टिश्यू फाइबर रिफर्स टू अ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स। बॉडी टिश्यू में बात करें तो फाइबर्स जो है वो क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स होता है, सच एज मसल फाइबर और नर्व फाइबर, जैसे ये मसल फाइबर और नर्व फाइबर्स।
ए बैलेंस एंड हेल्दी डाइट इन एडोलेसेंस प्रमोट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड सेक्सुअली मैच्योरिटी। एक प्रॉपर आप क्या लीजिएगा, एक बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है और आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है ना। जिसमें आपका क्या हो, फ्रूट्स भी हो, जिसमें आपका क्या हो भाई, फ्रूट्स भी हो और भी कई तरह के सब्जी उब्जी सब हो, मतलब मांस मछली भी हो, फ्रूट्स भी। आपको भाई ऐसा होता है जो कि मांस मछली नहीं खाता, वो अलग केस है, लेकिन एक ऐसा डाइट जहाँ पे दोनों चीज़ें हो, है ना, सब्जी भी हो, तुम्हारा मांस मछली भी हो, फ्रूट्स भी हो, प्रॉपर वाटर इनटेक हो, तो बैलेंस डाइट जो रहेगा वो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। कैल्शियम एंड आयरन आर बोथ नीडेड फॉर ग्रोथ। कैल्शियम और आयरन दोनों की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। विटामिन डी विच इज़ नीडेड टू बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इज ऑफन डिफिशिएंट इन डाइट कंटेन नो मिल्क। वैसे इंसान जो कि दूध ना पीते हो उनमें विटामिन डी का कमी देखने को मिलता है। उनमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी का कमी देखने को मिलता है। विटामिन डी हमको सुबह के रोशनी से भी मिलता है, सुबह में जो सूरज की रोशनी है उससे भी विटामिन डी मिलता है। और ये विटामिन डी हमको हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। किस में हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, जो कैल्शियम हम लोग खा रहे हैं ना, अलग अलग फूड से जो हमको कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स में मिल रहा है, वो एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करेगा, वो एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा हमारा विटामिन डी, जो कि हमको मिल्क से मिलता है, जो कि हमको सन के लाइट से मिलता है, दिन वाले सन के लाइट से नहीं, सुबह वाले। वंस अ गर्ल हैज स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग हर नीड फॉर आयरन इंक्रीज। एक बार अगर गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है तो उसमें आयरन का नीड और ज़्यादा बढ़ गया है, आयरन का नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन डी and K, zinc, copper and manganese, phosphorus etc. are all needed to building strong and healthy bones। ये सब की ज़रूरत हमको पड़ती है कि हम अपना बोन्स को क्या कर पाएँ, स्ट्रॉन्ग बना पाएँ और अपने बॉडी को हेल्दी रख पाएँ। ये हमारे पास कैल्शियम रिच फूड्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेडी फिंगर, यानी कि जिसे हम लोग भिंडी कहते हैं, ब्रोकली। तो ये सब जो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिल्क, तो ये सब क्या है बाबू, तुम्हारा कैल्शियम रिच फूड्स है। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं अब। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प इन बेटर डाइजेशन। एक्सरसाइज जो है वो हमको मदद करता है एक अच्छे डाइजेशन में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा क्या हो पाता है, डाइजेशन हो पाता है। इसीलिए हर रिलीजस में लगभग ऐसा चीज़ बोला गया। जैसे इस्लाम की बात करें तो बहुत मतलब खूबसूरत रिलीजस, वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़िए। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपका बॉडी में एक्सरसाइज भी हो रहा है, और एक्सरसाइज हो रहा है तो उससे आपका सर्कुलेशन मेंटेन है, डाइजेशन मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है। तो एक्सरसाइज आल्सो हेल्प इन बेटर डाइजेशन, ये बेटर डाइजेशन में मदद करता है। मोर एफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। जितने टॉक्सिन सब्सटेंस है, जितने जहरीले पदार्थ हमारे बॉडी में रह गए, जो हम जंक फूड खा खा के जमा कर लिया है, सबको निकालने का काम करता है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। इंक्रीज द रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, लंग्स के रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करेगा। से नो टू ड्रग्स। अब दोस्तों को भैया कहिए कि ड्रग्स ना ले। देखो क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन विथ ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉमन। इस एज में एडोलेसेंस वाले टाइम पीरियड में क्या करता है, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो एक बार पी के देखते हैं कैसा लगता है ना, एक फूंक मार के देखते हैं कैसा लगता है ना, या एक घुट पी के देखते हैं कैसा लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ख़राब है। अगर तुमने एक घुट पिया, अगर तुमको सूट कर गया तो फिर तुम और पियोगे, तो ये तुमको क्या करेगा, तुम्हारे ज़िंदगी को बर्बाद की तरफ ले जाएगा। समझ में आ बात। तो कह रहा है एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज़ अ वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप इससे बचे रहिए, आप इससे क्या कीजिए, बचे रहिए। बहुत खतरनाक होता है बाबू, बहुत खतरनाक। अगर बता देंगे तो तुम सही में छोड़ दोगे, बता देंगे बहुत लंबा चल जाएगा। यूजिंग एल्कोहल एंड टोबैको एट अ यंग एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूजिंग अदर ड्रग लेटर। कह रहा है अगर आप थोड़ा थोड़ा डोज में भी ले रहे हैं, आपको आगे हाइयर डोज का आदत लग जाएगा। सच हैबिट्स अफेक्ट्स द हेल्थ एंड एडोलेसेंस में लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ओवर देम सेल्व्स। ये जो तुम्हारा ड्रग्स का हैबिट्स है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देगा। तुम कहीं पे कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे, तुम अपने से सोचोगे बहुत कुछ बोले लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। और कॉन्फिडेंस लूज़ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा बॉडी का एक एक चीज़ बर्बाद हो जाएगा, एक एक ऑर्गन बर्बाद हो जाएगा, है ना, एक एक ऑर्गन बर्बाद हो जाएगा। स्मोकिंग का ही एग्जांपल लेते हैं। एक स्मोकिंग करने से तुमको कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 20 मिनट जो है तुम्हारा ज़िंदगी कम होता है। एक सिगरेट पीने से, सोचो, एक सिगरेट पीने से लगभग 20 मिनट तक जो है ज़िंदगी वो कम होता है। समझ में बात। एम्फाइजिमा जैसा बीमारी होता है सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से। एडोलेसेंस लोग क्या सोच रहा है, देखो लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट में। अगर हम सिगरेट पिएंगे ना, हमको लोग सोचेगा वाह क्या लड़का है, दम मतलब स्मार्ट है, फलाना है,
अरे तू चूतिया है, तू लोग के चक्कर में अपना भी बर्बाद कर रहा है। समझ में आया बात? तो इसलिए स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से बच के रहना। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर से बता देते हैं कि आप लोगों के लिए 2025 का एक बैच आ गया है। ये बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सीट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज। साथ ही साथ डॉट सॉल्यूशन ग्रुप भी आपको मिलेगा बाबू, डॉट सॉल्यूशन ग्रुप भी आपको मिलेगा। और ये जो है बाबू 1499 नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल जाएगा, यानी कि 999 में मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे एग्ज़ाम के, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने घर पे किसी भी टाइम आप जब फ्री हैं तो आप क्या कीजिए, लगाइए अपने लैपटॉप में, या फिर टीवी है घर में तो उसमें लगाइए। स्मार्ट टीवी तो आजकल सबका है। पेन ड्राइव को लगाइए और उसके बाद आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पिछले देखो स्टार्ट के जो 20 बच्चे होंगे उनको मैं इसे पेन ड्राइव के फॉर्मेट में दूंगा, जिससे उनको एक बेनिफिट होगा कि उनका कभी ये एक्सपायरी नहीं होगा, मतलब जब मन करेगा तब वो उसको यूज़ कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि उन्हें किसी डाटा का खर्च नहीं होगा। और 20 बच्चे के बाद ये बैच जो है तुमको ऐप पे मिलेगा, ये हमारे ऐप पे मिलेगा 20 बच्चे के बाद। तो वहाँ पे तुम्हारा डो लॉस है। लॉस नंबर 1, डेटा ख़त्म। अब बोलिएगा वाईफाई है तो बढ़िया है भाई, घर पे वाईफाई है तो, लेकिन फिर भी वाईफाई में भी रिचार्ज कराना पड़ता है। और लॉस नंबर 2 कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट रहेगा कि इतने समय के बाद ये बैच जो है आपका एक्सपायर कर जाएगा। समझ में आया बात? तो जल्द से जल्द आप बैच को परचेज़ कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।